नमस्कार स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में अपन अपवहन वेग को आगे पढ़ेंगे। अपवहन वेग के बारे में अब तक इसकी डेफिनेशन और इसका जो फॉर्मूला है वो अपन ने प्राप्त किया है। इसका जो फॉर्मूला है Vd इक्वल टू ई टो अपॉन एम। ये किसके लिए है? तो ये है कोई चालक जिसमें क्या होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, और वो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध क्या करते हैं, गति करते हैं। किस वेग से गति करते हैं उस वेग को अपवहन वेग कहा जाता है। और उसका जो परिमाण होता है E इंटू ई बटे एम इंटू टो। टो यहाँ पे विश्रांति काल है और ये समय है दो क्रमागत चक्रों के मध्य लगा समय का औसत मान। उसके बाद में E आरोपित विद्युत क्षेत्र और स्मॉल e जो है वो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और m है उसका द्रव्यमान। ठीक है, तो ये सूत्र अपन ने प्राप्त किया था किस वेग से विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। अब उसके बाद में इसी को अपन ने यह भी लिखा था कि अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र में जो संबंध होता है वो यही है। क्या संबंध है इसके अनुसार? Vd समानुपाती E। इसका अर्थ ये हो गया कि यदि आरोपित विद्युत क्षेत्र का मान अधिक होगा तो वहाँ इलेक्ट्रॉनों का जो अपवहन वेग है वो भी अधिक हो जाएगा, और इसके विपरीत कम होने पर यह भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो यह संबंध प्राप्त करने के बाद में एक और संबंध अपन प्राप्त करेंगे। जैसे ये विद्युत क्षेत्र के साथ संबंध है, और अब जो संबंध प्राप्त करने वाले हैं वो है गतिशीलता के साथ। एक वैद्युतिकी में एक राशि है गतिशीलता, तो सबसे पहले इस गतिशीलता को परिभाषित करेंगे और उसके बाद में गतिशीलता और अपवहन वेग में क्या संबंध होता है वो अपन प्राप्त करेंगे। अपवहन वेग का जो सूत्र है ई टो बटे एम। माइनस लगाने की जरूरी नहीं होती, जब अपन परिमाण रूप में इसको लिख रहे होते हैं उस समय माइनस नहीं लगाते हैं। ठीक है, जब इसको सदिश रूप में लिखते हैं तो यहाँ वेक्टर आ जाएगा और यहाँ वेक्टर आ जाए, ई के ऊपर क्या आ जाएगा वेक्टर, और माइनस का चिन्ह आएगा इसके लिए। तो अब इसमें ध्यान दो, ई और एम ये जो राशियाँ है ये कांस्टेंट राशियाँ हैं। ई का मान कांस्टेंट यानी नियत है, एम का मान भी क्या है नियत है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, दोनों मान एक नियतांक है। ठीक है, तो उसके बाद में अगर अपन पढ़ें टो का मान, तो किसी एक धातु विशेष के लिए उसका जो टो है विश्रांति काल है वो भी क्या होता है एक नियत रहता है, नियतांक रहता है। हालांकि अलग अलग धातुओं के लिए टो का मान अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक ही धातु के लिए टो का मान क्या होगा सेम होगा। जैसे मान लो अपन सिल्वर का एक इतना सा टुकड़ा ले, ठीक है, और उसी सिल्वर धातु का इतना बड़ा टुकड़ा अगर अपन ले तो दोनों के लिए जो टो का मान होगा वो क्या होगा सेम होगा। अगर ये कॉपर है और ये सिल्वर है तो ये अलग अलग मान होगा। ठीक है, तो अपन एक धातु के अगर बारे में बात करें तो टो का मान भी क्या हो जाएगा नियत रह जाएगा। तो तीनों यहाँ पे नियत है, कौन कौन से ई एम और टो। तो इसका मतलब चर राशि कौन सी है जो बदल रही है वो क्या है ई। ठीक है, तो ये अपन यहाँ से लिख सकते हैं कि ये वाला जो मान है ई टो बट्टा एम एक नियतांक है। ये क्या है एक नियतांक है, और इसी वाले नियतांक को अपन क्या कहते हैं गतिशीलता। क्या कहते हैं गतिशीलता। एक नियतांक है जिसे गतिशीलता कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं गतिशीलता। और गतिशीलता को प्रदर्शित करते हैं म्यू से। किससे प्रदर्शित करते हैं म्यू से। तो गतिशीलता म्यू का जो फॉर्मूला है वो अपने पास में क्या प्राप्त हुआ ई
टो बटे एम, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो दोबारा से ध्यान दो, सिंपल ही है। अपवहन वेग के सूत्र में जो राशियां कांस्टेंट होती है, नियतांक होती है, उस पूरे नियतांक को एक साथ क्या बोलते हैं? गतिशीलता बोलते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? म्यू से। तो म्यू का मान ये वाली समीकरण है। अगर इसको अपन परिभाषित करना हो कि गतिशीलता किसे कहते हैं, ठीक है, तो उस समय अपन किस तरीके से लिखेंगे? तो इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, ध्यान दो, वी डी किसके समानुपाती है? ई के समानुपाती है। वी डी समानुपाती ई, और जो समानुपाती नियतांक है उसकी जगह क्या है? ई टो बटे एम। दोबारा से इस सूत्र के अनुसार वी डी समानुपाती है ई के, और फिर समानुपाती चिन्ह हटाएंगे, बराबर का चिन्ह लगाया अपन ने, तो क्या लिखा है? ई एम बटा टो, ये समानुपाती नियतांक की जगह लिखा। तो उस समानुपाती नियतांक को अपन क्या कहते हैं? गतिशीलता कहते हैं। ठीक है, तो अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, अपवहन वेग विद्युत क्षेत्र ई के समानुपाती होता है। अपवहन वेग विद्युत क्षेत्र ई के समानुपाती होता है। तो वी डी समानुपाती ई, और समानुपाती चिन्ह ये वाला हटेगा, यहाँ से बराबर का चिन्ह यहाँ लगाएंगे अपन, और एक नियतांक आएगा, और वो नियतांक अपन क्या लिखेंगे? म्यू। तो वी डी बराबर म्यू ई। ठीक है, और जो पहले से अपने पास में फॉर्मूला प्राप्त है, उस फॉर्मूले को अगर देखते हुए अपन लिखें तो ये समीकरण 1 हो गई, और ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो इन दोनों समीकरणों से अगर अपन देखें तो यहाँ वी डी बराबर म्यू ई, और ये वी डी का मान है, तो दोनों की अगर तुलना करें तो म्यू का मान अपने पास में प्राप्त हो जाएगा। जहाँ म्यू एक समानुपाती नियतांक है, जिसे गतिशीलता कहते हैं। तो इस तरीके से अपन इसको परिभाषित कर सकते हैं, गतिशीलता म्यू को। और ये सूत्र अपने पास में ऑलरेडी है पहले से, तो समीकरण 1 और 2 से अगर इनकी तुलना करें तो तुलना करने पर ये वाला मान किसकी जगह आ रहा है? म्यू की जगह आ रहा है। तो अपन लिख देंगे म्यू बराबर ई बटा ई टो बटा एम, और ये किसका मान है? गतिशीलता का। ठीक है, अब उसके बाद में अगर इसका मात्रक अपने को ज्ञात करना हो कि इसका मात्रक क्या होगा, तो मात्रक इस वाले सूत्र से भी अपन ज्ञात कर सकते हैं, और इस वाले सूत्र से भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। 2 फॉर्मूला हो गए। यहाँ से तो म्यू का फॉर्मूला क्या हो गया? यहाँ से हो गया वी डी बटा ई। ठीक है, अगर कोई न्यूमेरिकल आता है, इससे म्यू का जो फॉर्मूला है वो है वी डी अपॉन ई, और इससे म्यू का फॉर्मूला ई। तो अगर कोई न्यूमेरिकल है और उसमें अपने को गतिशीलता ज्ञात करनी है, तो वो डिपेंड करता है कौन सा अपन न्यूमेरिकल फॉर्मूला काम में लेंगे, ये वाला या ये वाला। अगर अपवहन वेग दिया गया है, विद्युत क्षेत्र दिया गया, तो ये फॉर्मूला, वरना ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो किसी एक सूत्र से अपन मात्रक ज्ञात करेंगे, इस वाले से सरल होगा, तो गतिशीलता का मात्रक मात्रक क्या होगा? इसका वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, और अपॉन विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। गतिशीलता का मात्रक म्यू बराबर वी डी अपॉन ई। वी डी वेग है, वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड, और ई विद्युत क्षेत्र का मात्रक या तो न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर। तो इसको अगर अपन सरल करें तो ये क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इंटू सेकेंड, इस वाले को सरल करने पर। और इसके आधार पर अपन विमा का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। तो ये विमा का जो सूत्र है क्या आएगा, ये आपको लिखना है, विमा का फॉर्मूला। ठीक है, इस वोल्ट को अपन चेंज करेंगे,
और उसको चेंज करने के बाद में यहाँ विमा का फॉर्मूला होगा। उसके बाद में नेक्स्ट इसी में अगर अपन पढ़ें कि यदि अपने को 2 धातु दे रखी है, कितनी धातु दे रखी है, 2 धातु दे रखी है, ठीक है, और दोनों के लिए दो धातुएं अपने को दे रखी है, ठीक है, तो दोनों के लिए अपवन वेग अलग अलग होगा। तो पहले के लिए अगर अपन ये सूत्र काम में लें, कौन सा, वी डी बराबर म्यू ई, इस वाले फॉर्मूले से पहली धातु के लिए Vd1, इसका मतलब इसका अपवन वेग कितना है, अलग है, और Vd1 है, और इसके लिए μ1, इसकी गतिशीलता कितनी मान ली, μ1 इंटू E1, और दूसरी के लिए क्या हो जाएगा, Vd2 बराबर μ2 इंटू E2, ठीक है। अब अगर इसमें आगे आपको कहा जाए कि दोनों के लिए जो विद्युत क्षेत्र है वो समान है, दोनों के लिए विद्युत क्षेत्र क्या है, समान, E1 और E2 नहीं लिखने, दोनों के लिए E और E ही लिखना है। तो उस समय अपने पास में क्या फॉर्मूला आ जाएगा, Vd1 बराबर μ1 E, Vd2 बराबर μ2 E। अगर इसको डिवाइड करें तो ये फॉर्मूला बचेगा Vd1 बाई Vd2 बराबर μ1 बाई μ2, ये वाला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी अपन न्यूमेरिकल के लिए काम में ले सकते हैं। इसके लिए ये कब अपने लागू होगा ये वाला फॉर्मूला, जब कितनी धातुएं दे रखी हो, 2 धातुएं दे रखी हो, क्या कंडीशन हो, दोनों के लिए विद्युत क्षेत्र क्या हो, समान हो। अब कब काम में लेना ये, जब इन चारों में से 3 राशियां दे रखी हो, वह 4 हो गई ना, 2 अपवन वेग, दोनों की गतिशीलता। तो हो सकता है आपको दोनों की गतिशीलता दे दी, एक का अपवन वेग दे दिया और दूसरे का पूछा, या दोनों के अपवन वेग दिए गए, एक की गतिशीलता दे रखी है और दूसरे की गतिशीलता पूछी है। तो ये वाला फॉर्मूला अपन काम में लेते हैं। और इसके लिए शर्त क्या है, दोनों के लिए विद्युत क्षेत्र का मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो ये भी एक न्यूमेरिकल फॉर्मूला बाय चांस अपने काम में आ सकता है। तो ये तो था आज का टॉपिक, जो पहला गतिशीलता, ठीक है, सिंपल सा एक टॉपिक है। अब नेक्स्ट अपवहन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध, ठीक है। पीछे वाले वीडियो में अपने संबंध ज्ञात किया था अपवहन वेग का, किसके साथ, विद्युत क्षेत्र के साथ। अब धारा के साथ संबंध ज्ञात करना है, समानुपाती होगा या व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है। तो वो संबंध अपन ज्ञात करेंगे। जैसे ये वाला संबंध अपन किससे पता चला, अपवहन वेग के सूत्र, क्या सूत्र था, E m इंटू टो, ठीक है। तो वैसे ही अपन अपवहन वेग का एक सूत्र प्राप्त करेंगे जिसमें क्या, किसका पद आएगा, धारा का पद, ठीक है। और उस समीकरण से अपन प्राप्त करेंगे कि वो धारा के समानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती। तो ये वाला सूत्र अपने को प्राप्त करना है। तो अभी ध्यान दो, इसके लिए अपन कोई वायर अपन लेते हैं, कोई चालक तार अपन इसके लिए लेते हैं कि मान लो ये कोई चालक तार है और इसको अपन बैटरी से संयोजित कर रहे हैं इस तरीके से। प्रत्येक चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ही अपन विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करेंगे। ध्यान दो, जैसे इस तरीके से इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है ऐसे, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन धनावेश की ओर गति करेंगे, मतलब ये सिरा पॉजिटिव बन जाएगा बैटरी से जोड़ते ही, और ये नेगेटिव। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे जाएंगे,
और इस दिशा को अपन कैसे लिखते हैं कि ये विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध या विपरीत जा रहे हैं, क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा ये प्लस और ये माइनस, तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई वेक्टर ई, यानी ये विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। अब इस चालक में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है उसका सूत्र अपने को ज्ञात करना है। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जब गति करेंगे तो गति करने से इसमें क्या स्थापित होगी, विद्युत धारा, और उस विद्युत धारा का सूत्र अपने को ज्ञात करना है किसके टर्म्स में, अपव्यय वेग के टर्म में। तो इसके लिए अपन मान लो कि भाई ये जो लंबाई है, इस चालक की लंबाई है l, इस चालक की लंबाई है l, और ये जिस वेग से मुक्त इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं वो वेग है अपव्यय वेग v d। इसके अलावा अपने को ये ज्ञात करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि इसमें कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन है, कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो कितने टोटल कितने ये तो अपन नहीं मानेंगे, तो इसके लिए अपन मानेंगे कि इसके एक आयतन में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले अपन यही, इसकी लंबाई क्या है l, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो ये वाला है वो क्या मान लिया a, तो यहाँ लिखा कि a काट क्षेत्रफल के किसी चालक के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान ली कितनी है, स्मॉल n। ये अपन ने माना है कि माना इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन है प्रति एकांक आयतन में, एक आयतन में n इलेक्ट्रॉन है। जितने आयतन में ज्ञात करना है उस आयतन से इसको क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे। जैसे 10 आयतन में ज्ञात करना है तो इंटू 10, 20 आयतन में ज्ञात करना है तो इंटू 20, इस तरीके से। अब उसके बाद में ये जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो क्या माना है a, लंबाई क्या मानी है l, तो ये कितना आयतन हो गया, ये वाला आयतन हो गया। तो ये क्षेत्रफल a है, लंबाई l है, तो आयतन हो गया a इंटू l, क्षेत्रफल इंटू तीसरी विमा, ये क्या होगी यहाँ पर आयतन। ठीक है, तो अब इसमें l लंबाई, l लंबाई यहाँ से यहाँ तक, या फिर ऐसे लिख सकते हैं a इंटू एल, a इंटू एल इसका क्या है आयतन, a इंटू एल आयतन, एक ही बात है। चाहे इसको यहाँ से यहाँ तक ऐसे पढ़ो l लंबाई, या फिर आयतन के पद में क्या कितना आयतन हो गया a इंटू एल, तो दोनों का एक ही संकेत है कि यहाँ से यहाँ तक। तो a इंटू एल आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, देखो इसमें एक आयतन में कितने माने अपन ने n, कितने आयतन में ज्ञात करना चाह रहे हैं अपन, पूरे आयतन में। पूरा आयतन कितना है a इंटू एल, तो a इंटू एल आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए n इंटू एल। जैसे वही 1 रुपये में अगर 2 टॉफी आती है तो 5 में कितनी आएगी 2 इंटू 5। ठीक है, तो उससे अपन क्या कर देंगे इंटू कर देंगे। तो ये अपने पास में आ गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यह तो संख्या है इलेक्ट्रॉनों की। अगर अपन इन इलेक्ट्रॉनों पर जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक है इसमें, उस पर आवेश ज्ञात करना चाहिए, दोनों अलग अलग पद है। देखो यहाँ से यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन है n इंटू एल, यह तो इनकी संख्या है। यहाँ से यहाँ तक कितना आवेश है, उस आवेश का मान अपन आवेश क्वांटमीकरण नियम से करेंगे। तो आवेश क्वांटमीकरण नियम क्या है, Q बराबर n E, आवेश क्वांटमीकरण नियम। आप इस नियम की सहायता से ज्ञात कर सकते हो कि जितने इलेक्ट्रॉन आपके पास में, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या के तुल्य कितना आवेश है। जैसे आपको कहा जाए कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 5, कितनी है 5, तो आवेश कितना हो गया, आवेश का मान हो गया 5e। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है तो आवेश का मान कितना हो गया 10e। तो दोनों पद अलग अलग है। यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है, आवेश 5e। यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है, आवेश का मान कितना है 10। वैसे ही यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ से यहाँ तक अपन ने ज्ञात कर ली n a l है। अगर वही अपन ज्ञात करें कि यहाँ से यहाँ तक आवेश कितना है,
तो वो अपन इस नियम से ज्ञात करेंगे। तो अभी सेम वही ये वाले पद में आवेश का मान, अब किसका मान ज्ञात करेंगे, सेम इसी में आवेश का मान। तो आवेश का मान कितना हो गया NaL, यह तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। NaL क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किससे इंटू करेंगे, E से, तो इंटू E। ठीक है, तो आप इसमें साइड में लिख सकते हो, अगर ये नहीं याद रहे आपके तो आप यहाँ लिख सकते हो इसको, किस नियम से ये ज्ञात करके बताया है, Q बराबर N इंटू E। और यहाँ N का मान क्या है, N का मान है ये वाला NaL। ठीक है, और फिर इस नियम से N इंटू E से आवेश का मान ज्ञात किया। अब ऐसा क्यों किया, ये आवेश क्यों किया ज्ञात, क्योंकि अपने को क्या ज्ञात करना है, विद्युत धारा में संबंध, यानी एक विद्युत धारा का सूत्र प्राप्त करना है। किसका सूत्र प्राप्त करना है, विद्युत धारा का। और विद्युत धारा का सूत्र अगर प्राप्त करें तो क्या सूत्र काम में लेंगे अपन, किससे प्राप्त कर सकते हैं, Q बटा T। भाई धारा का सिंपल फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला क्या है, आवेश बटा समय। यहाँ धारा का सूत्र ज्ञात करना, तो इस वाले सूत्र से ज्ञात करेंगे, जहाँ आपको सबसे पहले किसका मान ज्ञात करना पड़ेगा, आवेश का। इसलिए अपन ने किसका मान ज्ञात किया है, आवेश का। उसके बाद में किसका मान ज्ञात करना पड़ेगा, समय का। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, धारा बन रही है, उसका कारण क्या है, आवेश गति कर रहा है। यहाँ तो वो आवेश क्या है, Q, और यहाँ आवेश कितना है, NaLe। ठीक है, और वो आवेश जब यहाँ से यहाँ तक गति करेगा, इस सिरे से इस सिरे तक गति करेगा, तो धारा बनेगी। और उस समय कितना समय लगेगा, T, वो भी अपने को ज्ञात करना है। और उस समय का क्या करना है, भाग देना है। तो अब नीचे वाला लाइन में अगर अपन लिखें कि L लंबाई में लगा समय, कौन सा समय, कि ये जो आवेश यहाँ से यहाँ तक गति करेगा, उसके बाद में क्या बनेगी, धारा बनेगी। तो उस आवेश को गति करने में लगा समय अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, तो L लंबाई गति करने में लगा समय, या L लंबाई पार करने में लगा समय, तो कितना समय होगा, इसको अपन कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए अपन सूत्र क्या काम में लेंगे कि वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो यहाँ से ध्यान दो, आपको दूरी दे रखी है, कितनी दूरी तय कर रहा है, L। किस वेग से गति कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन d वेग से गति कर रहे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन किस वेग से गति कर रहे हैं, vd वेग से। तो यहाँ वेग पता अपने को कितना है, vd, कितनी लंबाई, कितनी दूरी, L, और ये समय आपको ज्ञात करना t। तो t का मान क्या हो जाएगा, L बटे vd, क्या हो जाएगा, L बटे vd। तो ये वाला फॉर्मूला अपन यहाँ लिखेंगे। तो ध्यान दो, L लंबाई में लगा समय, कितना मान लिया इस समय को, t मान लिया। और ये t कैसे ज्ञात होगा, तो ये t ज्ञात होगा L बटे vd से, t बराबर L बटे v। और इसके साइड में भी अपन लिख लेंगे ताकि आप दोबारा पढ़ो तो याद रह जाए। किस प्रकार से, आपको पता है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, और यहाँ चाल कितनी है, vd, दूरी कितनी है, L, और समय कितना है, t। तो फिर t बराबर क्या हो गया, L बटे vd। आए समझ में। अब उसके बाद में अगर इसको अपन समीकरण नंबर 1 लिखें, इस वाले पद को समीकरण 1 और इसको समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब अपने आगे मेन चीज जो फॉर्मूला है वो किसका है, धारा का ज्ञात करना है। तो आगे वाले टर्म्स में अपन लिखेंगे धारा या प्रवाहित धारा, I बराबर क्या सूत्र काम में लेंगे, आवेश बटा कितना समय लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर I बराबर Q का मान भी ज्ञात किया अपन ने, T का मान भी ज्ञात किया, दोनों के मान यहाँ लिखेंगे। तो दोनों के मान जब अपन लिखेंगे यहाँ पे, तो Q का मान है ये वाला NaLe बट्टे T का मान
L बटे वी डी। और आगे सरल करेंगे इसको तो ये हो जाएगा NaLe वी डी बटे L, L से L कैंसिल, तो ये फॉर्मूला जो है अपने पास में Na और क्या बच गया वी डी। ये वाला फॉर्मूला अपने पास में प्राप्त होता है, I बराबर NaE/Vd। और यही अपने को ज्ञात करना था। ध्यान दो किसका सूत्र प्राप्त हो गया, धारा का। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, अपवन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। मतलब एक अपवन वेग का सूत्र, धारा का एक सूत्र प्राप्त करना है जिसमें क्या हो, अपवन वेग। तो इस सूत्र से अपन निष्कर्ष लगा के लिख सकते हैं कि Vd समानुपाती क्या है, I। मतलब अपवन वेग किस के समानुपाती होता है, धारा के समानुपाती। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन अपवन वेग अधिक है तो वहाँ स्थापित धारा भी क्या होगी, अधिक। और ये सबको ही पता है कि जितने ज़्यादा वेग से ये गति करेंगे उतना ही ज़्यादा यहाँ क्या बनेगी, धारा बनेगी। और वही फॉर्मूला, वही अपन कथन यहाँ मैथमेटिकल रूप से प्राप्त किया है कि Vd समानुपात की क्या है, I। तो एक बार दोबारा से ध्यान दो, सिंपल से 2 लाइनों की स्टेप है। और वो क्या है, किस प्रकार से धारा का सूत्र आप कैसे प्राप्त करोगे, तो धारा बराबर, सबसे लास्ट में चलो आप, धारा बराबर क्या होता है, Q बटा T। तो आपको आवेश ज्ञात करना और समय। इसके लिए आपने एक चालक लिया, उसको बैटरी से जोड़ा, मतलब विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया वहाँ पे, ये प्लस पॉइंट ये माइनस, तो ये सिरा प्लस पॉइंट हो जाएगा और ये माइनस, तो विद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की ओर, ये तो आरोपित विद्युत क्षेत्र की दिशा। प्रत्येक चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे ही विद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन धनावेश की ओर जाएंगे। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि ये कैसे गति करेंगे, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध गति करेंगे। ठीक है, तो ये वाला लाइन आप यहाँ स्टार्टिंग में लिखोगे। और इसमें ये जो लंबाई कितनी मान ली, L, काट क्षेत्रफल कितना मान लिया, कैपिटल A। तो यहाँ अपन लिखेंगे, माना कैपिटल A काट क्षेत्रफल के किसी चालक के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, स्मॉल n है। जैसे ही विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं, इस चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं, माना इनका अपवन वेग Vd है। तो ये वाला लाइन और लिख सकते हैं अपन यहाँ, विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत गति करते हैं, माना अपवन वेग Vd। भाई जिस वेग से गति करेंगे उसको अपन क्या कहते हैं, अपवन वेग। तो ये अपवन वेग कितना मान लिया, Vd मान लिया। ठीक है, धारा के लिए आवेश और T चाहिए, तो आवेश कैसे ज्ञात करेंगे, तो सिंपल सा फॉर्मूला पहले चैप्टर में पढ़ा था, Q बराबर Na। तो आपको सबसे पहले ज्ञात करना है कि यहाँ से यहाँ तक आवेश जाएंगे तब धारा बनेगी। तो वो आवेश की संख्या, वो आवेश अगर मान ज्ञात करना अपने को, तो सबसे पहले उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको ज्ञात करनी पड़ेगी। तो एक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है, n। तो यहाँ से यहाँ तक कितना आयतन हो गया टोटल, तो क्षेत्रफल कितना है A, लंबाई कितनी है L, तो आयतन कितना हो गया A इंटू L। तो एक लंबाई में n आवेश, n इलेक्ट्रॉन है, तो Al आयतन में कितने हो गए, तो एक आयतन में कितने हैं, n। तो Al आयतन में हो गए n इंटू L। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल N मान ली, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन। अब आवेश क्या हो गए इस वाले फॉर्मूले से, ये समय दूरी बटा चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय से, समय बराबर क्या हो गया, दूरी बटा चाल, और फिर भाग देने से ये वाला फॉर्मूला। अब उसके बाद में जैसे अपन ने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला लिखा था न्यूमेरिकल के लिए अलग से, और वो क्या था, μ1 बटा μ2 बराबर Vd1 Vd2, ऐसे लिखा था ना, कि इन चार में से, यानी ये दो धातुओं के लिए अगर इनमें से कोई अज्ञात है तो उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो उसी प्रकार का एक फॉर्मूला अपन और प्राप्त करेंगे यहाँ पर, और वो किस प्रकार से, ध्यान दो।
इसको अपन नोट पॉइंट में लिखेंगे। नोट पॉइंट, धारा का जो सूत्र है वो आया अपने पास में NaEVD, NaEVD। अब इस धारा के लिए अगर अपन आगे एक नोट पॉइंट लिखे वो किस प्रकार से, तो यहाँ अपन स्थायी धारा या नियत धारा के लिए इस धारा को क्या मान लिया, किस प्रकार की धारा है ये, नियत धारा है। तो आप लिख सकते हो यहाँ NaEVD ये किसके बराबर हो गए, नियतांक के बराबर हो गए। धारा को क्या मान लिया, नियत, तो ये मान किसके बराबर हो गए, एक नियतांक के बराबर हो गए। उसके बाद में आपको बताया कि E जो है खुद एक नियतांक है, इसका मान नियत होता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये संख्या भी क्या है, नियत है। तो यहाँ सिर्फ क्या बच गया, AVD, और ये किसके बराबर होगा, इसका गुणनफल, नियतांक। ठीक है, देखो जैसे मान लो ये आपके पास में 2 × x × 4 बराबर 20। ठीक है, तो 20 एक नियतांक। इसमें आप देख रहे हो कि 2 और 4 ये दोनों क्या है, नियतांक है। 2 और 5 मान लो, 2 और 5 दोनों क्या है, नियतांक। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि x बराबर 20/10 और x बराबर 2। तो इसका मतलब क्या होगा, x का मान 2, x का मान 2 है, इसका मतलब x क्या है, नियतांक। तो वैसे ही ध्यान दो, n और e ये यहाँ से हटकर बट्टे में आएंगे, नियतांक में फिर से नियतांक का भाग देंगे तो एक नियतांक आएगा। तो आप क्या लिख सकते हो, AVD का मान किसके बराबर होगा, नियतांक के। तो आप यहाँ लिखोगे n और e नियतांक है, क्या है, नियतांक। तो आप क्या लिख सकते हो, AVD इसका मान क्या आएगा, एक नियतांक आएगा। ठीक है, अब इसको अपन कोई तुलना के लिए 2 तरीके से अपन लिखें कि किस प्रकार से, कि कोई चालक आपके पास में इस तरीके से है, ऐसे। तो इस चालक की क्या विशेषता है यहाँ पर, तो इसकी विशेषता ये है कि यहाँ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक तो समान है, इतना ही यहाँ पर है, इतना ही यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ क्या है, अलग अलग है, यहाँ क्या अलग अलग, फिर से ये समान है। मतलब आप देख रहे हो कि अलग अलग है, कि इस सेक्शन में जो काट क्षेत्रफल है वो समान है, इसमें समान है। तो इन दोनों में आपस में क्या हो गए, अलग अलग हो गए। दोनों में आपस में क्या हो गया, अलग अलग। या फिर आप इसको ऐसे न मान करके ऐसे मान लो, अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। यहाँ नियतांक, यहाँ काट क्षेत्रफल समान है। अब इन तीनों को देखें, 1 2 3, तो तीनों के काट क्षेत्रफल क्या है, अलग अलग। कहने का अर्थ यह है कि अपने को एक ऐसा चालक लेना है जिसका काट क्षेत्रफल असमान है। काट क्षेत्रफल क्या है, असमान है। यहाँ जैसे आपने मान लिया A1, यहाँ काट क्षेत्रफल कितना मान लिया, A2, और यहाँ कितना मान लिया, A3 मान लिया। अब इसमें अपने को ये प्राप्त करना है कि अपवन वेग यहाँ पर, काट क्षेत्रफल 2 पर, काट क्षेत्रफल 3 पर, अपवन वेग अलग अलग होगा या फिर समान होगा। जैसे ये वाला जो फॉर्मूला अपन ने प्राप्त किया था ना, ये फॉर्मूला किसके लिए था, ऐसा चालक अपने लिया था थोड़ी देर पहले, और वो क्या विशेषता थी, इस चालक का काट क्षेत्रफल यहाँ 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 सब जगह क्या है, समान है, सब जगह क्या है, समान। तो अब ध्यान दो, यहाँ तक अपन ने ये फॉर्मूला प्राप्त किया, और ये वाला फॉर्मूला अपन यहाँ अप्लाई करें, यहाँ अप्लाई करें, यहाँ अप्लाई करें, तीनों जगह अप्लाई करें। तो पहले जब प्रथम के लिए अपन लिखें इसको, तो A1 VD1 हो गया। भाई यहाँ A1 है, अपवन वेग कितना मान लिया, VD1। तो इस उत्तर के अनुसार इसका गुणनफल क्या आना चाहिए, नियतांक आना चाहिए। तो ये बराबर हो गया नियतांक के। फिर से इस वाले काट क्षेत्रफल के लिए ये फॉर्मूला लिखें, तो A2 × VD2 का मान क्या हो गया, नियतांक हो गया। ऐसे ही तीसरे के लिए लिखें, तो A3 VD3 ये क्या हो गए, नियतांक हो गए। अब इन दोनों समीकरण से क्या लिख सकते हैं अपन, इससे लिख सकते हैं कि A1 VD1 इक्वल टू क्या हो गया,
A2VD2 हो गया, A2VD2। ठीक है, तो ये अपने पास में एक फॉर्मूला हो गए। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, A1/A2 बराबर VD2/VD1। ठीक है, अब जो एक फॉर्मूला अपन ने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था गतिशीलता वाले में, वो क्या था, μ1 μ2 VD1 बराबर VD2, ऐसा फॉर्मूला था। तो ये फॉर्मूला क्या शो करता है, देखो इसमें ऊपर 1 है, इसमें ऊपर 1 है, इसमें 2 है नीचे, इसमें भी 2 है। तो ये क्या शो करता है, ये इस प्रकार का फॉर्मूला शो करता है कि म्यू समानुपाती क्या है, VD, यानी F1 वेग गतिशीलता की क्या है, यहाँ 1 ऊपर है तो यहाँ 2 ऊपर है, और ऐसे ही 2 नीचे, और यहाँ नीचे क्या है, 1। तो ये समानुपाती नहीं हुए ना आपस में, ये कैसे हो गए, व्युत्क्रमानुपाती। तो आप इसके नीचे लिख सकते हो कि इससे आप क्या निष्कर्ष निकाला, इससे निष्कर्ष निकाला कि A व्युत्क्रमानुपाती है किसके, VD के। इससे क्या निष्कर्ष हो गया, A व्युत्क्रमानुपाती है VD। अब ध्यान दो, दोबारा से अपन क्या पढ़ना चाह रहे हैं इस नोट पॉइंट में। अपन ने जो ये फॉर्मूला प्राप्त किया था, ये वाला फॉर्मूला किसके लिए था, एक ऐसा चालक लिया था जिसका काट क्षेत्रफल समान है, हर जगह समान है। अब एक ऐसा चालक लेंगे जिसका काट क्षेत्रफल अलग अलग है, जैसे यहाँ कुछ अलग है, यहाँ कुछ अलग है, यहाँ कुछ अलग है। अब अपने को ये प्राप्त करना है कि F1 वेग का मान यहाँ कम होगा या यहाँ कम होगा। ठीक है, वे अलग अलग होगा, यहाँ कम होगा या यहाँ कम होगा, ये देखना है। मतलब जहाँ काट क्षेत्रफल कम है वहाँ F1 वेग कम होगा या अधिक, या फिर जहाँ काट क्षेत्रफल अधिक है वहाँ F1 वेग कम होगा या अधिक, ये अपने को पढ़ना है। ठीक है, तो अब ध्यान दो, ये अपने लास्ट में ये वाला फॉर्मूला ये क्या शो करता है, ये व्युत्क्रमानुपाती का संबंध बताता है कि जहाँ काट क्षेत्रफल कम है वहाँ F1 वेग क्या होगा, अधिक होगा, और जहाँ काट क्षेत्रफल अधिक है वहाँ F1 वेग क्या होगा, कम होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, तो यहाँ ध्यान दो, अगर इन दोनों की बात अगर अपन करें, तीसरा छोड़ो, 2 से समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से, ये इन 2 से, तो यहाँ काट क्षेत्रफल कम है, इसका मतलब यहाँ F1 वेग क्या होगा, अधिक होगा। यहाँ काट क्षेत्रफल अधिक है, इसका मतलब F1 वेग क्या होगा, कम होगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जहाँ ये सकड़े भाग से गुजरेंगे कौन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, वहाँ तेजी से निकलेंगे, वहाँ क्या होगा, तेजी से निकलेंगे, और यहाँ क्या होंगे, ये इसकी वजह धीमी गति से ये निकलेंगे। तो सेम ये अपन ने 11th क्लास में भी पढ़ा था, ऐसा फॉर्मूला इस तरीके का, AV बराबर कांस्टेंट। यहाँ अपन किसकी गति की बात कर रहे हैं, आवेशों की गति की, और वहाँ किसकी गति के बारे में पढ़ के आए थे, द्रव्यमान की गति के बारे में। ठीक है, तो आपको हर एक टॉपिक के साथ आवेश को किससे संबंधित करना है, द्रव्यमान से संबंधित करना है, जिससे ये क्या हो जाएगा, अच्छी तरीके से समझ में। वहाँ बर्नौली प्रमेय पढ़ के सातत्य समीकरण अपन ने ज्ञात की थी, और वहाँ ये निष्कर्ष ऐसा ही निकाला था कि जहाँ पाइप का क्षेत्रफल कम होगा वहाँ पानी तेजी से निकलेगा, और जहाँ पाइप का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, काट क्षेत्रफल, वहाँ पानी क्या होगा, धीरे निकलेगा। तो वही बात किसके लिए सत्य है, आवेश के लिए सत्य है। ठीक है, और ये कैसे ज्ञात कर सकते हैं ये वाला संबंध, ये तो आपको डायरेक्टली याद रखना ही है, जहाँ कम क्षेत्रफल काट क्षेत्रफल वहाँ वेग अधिक। और अब ये मैथमेटिकल कैसे ज्ञात कर सकते हैं इसको, तो उसके लिए आप ध्यान दो, धारा का सूत्र है, धारा को कैसे मान ली, नियत धारा मान ली। तो नियत धारा के लिए ये मान किसके बराबर हो गए, नियतांक के बराबर हो गए, क्योंकि धारा को नियत माना ना अपन ने। उसके बाद में n और e ऑलरेडी नियतांक है, तो नियतांक का भाग इस नियतांक में लगेगा, तो फिर से क्या आएगा, एक नियतांक आएगा, AVD नियतांक के बराबर है। अब ये वाला जो फॉर्मूला है पहले यहाँ लगाएंगे फिर यहाँ, तो पहली जगह लगाए तो A1 VD1 बराबर नियतांक, दूसरी जगह सेम ऐसे ही दोनों बराबर है, तो A इंटू VD1 बराबर क्या हो गया, AVD2।
और इससे आप क्या लिख सकते हो, A1 बटा A2 VD2 बटा VD1, और ये वाला फॉर्मूला क्या शो करता है, ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। तो आप लास्ट में ये लिखोगे नीचे, अर्थात जहां काट क्षेत्रफल अधिक होता है वहां अपवहन वेग कम होता है, और इसके विपरीत जहां काट क्षेत्र अधिक होता है, जहां काट क्षेत्रफल कम होता है, वहां अपवहन वेग अधिक होता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट ये डेरिवेशन है जो आज अपन ने की है, अपवहन वेग और विद्युत धारा में संबंध स्थापित करना। अगर सीधा सीधा क्वेश्चन आए तो समझ में आ ही जाएगा कि ये वाला करना आपको, ठीक है। अगर मान लो सीधा सीधा प्रश्न न पूछ करके ये वाला प्रश्न पूछ लिया कि सिद्ध कीजिए, ध्यान दो सारे, सिद्ध कीजिए कि किसी चालक के लिए अधिक काट क्षेत्रफल पर अपवहन वेग कम होता है और कम काट क्षेत्रफल पर अपवहन वेग अधिक होता है, ये सिद्ध करना। तब आपको क्या करना है, पहले अपवहन वेग का सूत्र प्राप्त करना है और फिर ये नोट पॉइंट लिखना है यहाँ तक। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।